नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ से लिए गए हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे, और उससे ज़्यादा आपको ये पता चल सके कि उन सवालों का उत्तर किस तरीके से देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा है। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कैसे किया जाएगा। हमें पहला दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस, और इन्हें हमें बदलना है केल्विन इकाई में। तो जैसा कि हम जानते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। वहीं अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 273 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा केल्विन। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। परंतु यहाँ पर जो 298 केल्विन दिया गया है ये दरअसल सही उत्तर तो नहीं है, परंतु आपको वो नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 273 जोड़ा है इसकी जगह हमें दरअसल 273.15 जोड़ना होता है, और इससे अगर हम उत्तर निकालें तो हमारा उत्तर आता है 298.15। परंतु आप देखेंगे कि 298 और 298.15 में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आप 273 ऐड करेंगे तो भी आपका उत्तर सही ही माना जाएगा, और 273.15 ऐड करेंगे तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। अब ये समझ में आ गया हो तो आप 373 को भी कर ही सकते हैं। उसका उत्तर आ जाएगा हमारा 646 केल्विन। तो होपफुली आपको पहला जो सवाल है वो समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल हमसे पूछता है कि आखिर पदार्थ क्या है। अब इस पूरे अध्याय में हमने पदार्थ की ही बात करी है, पदार्थ के भौतिक गुण और फिर बहुत सारी चीजों की बात करी है। तो यहाँ पर पदार्थ को बताना बड़ा ही आसान हो जाता है। शुरुआत करते हैं पदार्थ के डेफिनेशन को देखते हुए। तो पदार्थ क्या होता है, विश्व की प्रत्येक वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ यानी कि मैटर कहते हैं। मतलब कि जो भी चीज बना हुआ है वो जिस भी चीज से बना है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहा जाता है पदार्थ। पदार्थ या फिर जो वस्तुएं होती हैं वो कुछ स्थान घेरती हैं, अर्थात जिसका एक आयतन होता है तथा कुछ द्रव्यमान होता है, उन्हें ही हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए आप जिस डेस्क पर बैठे हैं वो डेस्क अभी कुछ जगह ले रही है, तो उसका एक आयतन है, और उसका कुछ भार भी होगा तो उसका एक द्रव्यमान भी है। आयतन का मतलब होता है कि उसने जितनी जगह घेरी है, और द्रव्यमान का मतलब होता है कि उसका मास यानी कि उसका वजन कितना है। तो आप समझ गए होंगे, जिस भी चीज का एक आयतन हो और द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब कि अगर आप किसी दूरबीन का या किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सीधा आंखों से जो पदार्थ के छोटे कण हैं उनको नहीं देख सकते। तो इस तरीके से आपको पदार्थ के बारे में बताना है। अब अगर आप अपने अध्याय को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले लोग क्या कहते थे कि पदार्थ 5 तरह के होते हैं, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं, जहां पर उन्होंने धरती, आग, हवा इस तरीके से पदार्थों को बांटा था। परंतु जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है। तो आप इस बात को भी इस सवाल में लिख सकते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। यहाँ पर भौतिक और रासायनिक का क्या मतलब है, भौतिक का मतलब होता है उसके भौतिक गुणधर्म, जैसे कि कोई वस्तु ठोस होती है, कोई द्रव होती है या फिर कोई गैस अवस्था में होती है, तो ये उसका भौतिक गुणधर्म है। रासायनिक की बात करें तो क्या होता है कि कुछ चीजों में जंग लगता है, कुछ चीजों में नहीं लगता, या फिर कुछ चीजें बड़ी आसानी से जल जाती है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं उन्हें कहा जाता है रासायनिक गुणधर्म, और इसी के बेसिस पे हमने जो पदार्थ है उनको 2 भागों में बांटा है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं तीसरे सवाल को। तो तीसरा सवाल हमसे पूछता है कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण क्या क्या हैं। अब जैसा कि हमने जाना कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो उन कणों के भी तो कुछ गुण होते होंगे, उन्हें ही कहा जाता है कणों के अभिलक्षण गुण। अब अगर आपको अध्याय याद हो तो हमने 3 तरह के अभिलक्षण गुणों की बात करी थी।
तो यहाँ पर हमें उत्तर भी उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम गुण का नाम लिखेंगे, जैसे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब इसके अंदर हम सब पॉइंट्स बनाएंगे, जहां पर हम ये बताएंगे कि ये रिक्त स्थान का क्या मतलब है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है और उसके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। जैसा कि हम जानते हैं 3 तरह के पदार्थ होते हैं, या तो ठोस होते हैं, या फिर द्रव होते हैं, या फिर गैस अवस्था में होते हैं। जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच में बहुत कम रिक्त स्थान होता है। अगर हम द्रव की बात करें यानी कि लिक्विड, तो उनके बीच में थोड़ा ज्यादा स्थान होता है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के बीच में जो कणों के बीच में स्थान होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जहां पर हम बताएंगे कि कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसे होता है। जैसे कि अगर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो वह जल में विलीन हो जाता है, क्योंकि नमक के सूक्ष्म कण जल के सूक्ष्म कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो पानी के कणों के बीच में जो जगह होती है नमक वहां पर चले जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। अगला गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये हमें पता ही है कि जो पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। उदाहरण के लिए जब घर में किचन में खाना बन रहा होता है तो हमें घर के अंदर बैठे बैठे पता चल जाता है कि खाना बन रहा है, और कई बार तो हम पता भी कर लेते हैं कि खाना बन क्या रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब इस गतिज ऊर्जा का क्या मतलब है? किसी भी चीज में वो ऊर्जा जिससे वो गति करे उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बॉल को उठाएं और उसे फेंक दें तो जो बॉल आगे जाएगी वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके हाथ से बॉल के अंदर एक गतिज ऊर्जा गई है, जिससे उसमें ऊर्जा आ गई चलने की और वो आगे जा पाया। तो गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिससे कोई वस्तु आगे जा सकती है, जिससे उसमें गति आ सके। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर हमने बात करी थी तापमान की, कि तापमान से किस तरह से गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा तापमान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है तथा तापमान के घटने के साथ साथ घटती रहती है। यही कारण है कि जब हम तापमान बढ़ा देते हैं तो पानी के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है और वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और भाप में बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला गुण क्या है। तो तीसरा गुण था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जो पदार्थ के कणों को एक साथ जोड़े रखता है। पदार्थ के कणों के बीच में यह आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर आप चौक को पकड़कर तोड़े तो बड़ी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि उसके कणों के बीच में जो आकर्षण होता है वो उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। वहीं पर अगर हम एक कील की बात करें तो आप हाथ से पकड़कर उसे नहीं तोड़ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कणों के बीच में जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थों के कणों के बीच का यह आकर्षण बल काफी अधिक होता है, वहीं पर कुछ पदार्थों के कणों के बीच का यह आकर्षण बल काफी कम होता है। और यही कारण है कि कुछ चीजें कठोर होती हैं और कुछ चीजें मुलायम होती है। जैसे कि लोहे का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो कठोर है, वहीं चौक की बात करें तो उसका आकर्षण बल बहुत कम होता है और इसीलिए वो बड़ी आसानी से टूट जाता है। और यही कारण है कि चौक मुलायम होता है। चलिए ये हमारा तीसरा सवाल खत्म होता है। देखते हैं हमारे चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल है ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या क्या है। अब यहाँ पर आप सीधा ठोस अवस्था लिखकर उसके गुणधर्म लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए पदार्थ जिनका एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन हो ठोस कहलाता है या फिर ठोस अवस्था में कहलाता है। अब निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन के बारे में हम अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इसे दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। यहाँ पर संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी चीज को कितना दबाया जा सकता है। ठोस का ये नगण्य होता है, यानी कि ठोस वस्तु को हम दबा नहीं सकते। तो अगर हम दबाना चाहेंगे तो क्या होगा? अगर हम जबरदस्ती किसी ठोस वस्तु को दबाना चाहेंगे तो बल लगने पर ठोस अपने आकार को तो बनाए रखेगा, पर अगर बल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ठोस टूट जाता है, परंतु उसका आकार नहीं बदलता। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट का क्या मतलब है। अब यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का मतलब है कोई छुपी हुई ऊष्मा होगी,
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, चलिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के क्रम में तापमान में परिवर्तन के बिना ही अवशोषित या उत्सर्जित की जाने वाली तापीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि आप बर्फ को पिघला रहे हैं, तो जब तक सारा का सारा बर्फ नहीं पिघल जाता तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं पर अगर मान लीजिए आप पानी को गर्म कर रहे हैं, तो जब तक सारा का सारा पानी भाप नहीं बन जाता तब तक पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। भले ही आप कितना भी ताप दे दें, पानी का जो तापमान रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप ताप जो दे रहे हैं वो ताप कहाँ जा रही है हमें पता नहीं चलता, इसीलिए इसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। दरअसल वो ताप जो होती है वो पानी के कणों के बीच की जो आकर्षण होती है उनको तोड़ने में लग जाती है। तो उससे क्या होता है, सारी की सारी ऊष्मा आकर्षण बल को तोड़ती है। उससे क्या होता है कि पानी के जो कण होते हैं वो पानी से अलग हो जाते हैं और भाप बनकर ऊपर चले जाते हैं। और यही कारण है कि जब तक सारा पानी भाप में नहीं बदलता तब तक उसका तापमान नहीं बढ़ता, क्योंकि सारा का सारा जो तापमान है वो कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में लगेगा। और कणों के आकर्षण बल तब तक वहां पर रहेंगे जब तक वहां पर पानी रहेगा। और यही कारण है कि जो पानी होता है और भाप होता है उसमें भाप के पास ज्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि उसके पास गुप्त ऊष्मा भी होती है, जबकि पानी के पास वो गुप्त ऊष्मा नहीं होती। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम सीधा सा आंसर लिख सकते हैं, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उससे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब इस लाइन से हमें ये पता चल गया कि हर द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वह तापमान जिस पर कोई सी भी चीज उबलने लगे वह उसका क्वथनांक कहलाती है। अब क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक एक समष्टि गुण यानी कि बल्क फिनोमिना है, क्योंकि इस बिंदु पर द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। चलिए यहाँ पर समष्टि गुण जो है यानी कि बल्क फिनोमिना उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसका जो उल्टा होता है वो होता है सरफेस फिनोमेना, जैसा कि वाष्पीकरण में होता है। जैसे कि हम जानते हैं वाष्पीकरण में क्या होता है, सबसे पहले सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो गर्म होती है और भाप में बदल जाती है। उसके बाद उसकी नीचे वाली परत गर्म होना शुरू होती है और ऐसे ही एक एक कर सारी परत गर्म होती है और भाप में बदलती है। परंतु समष्टि गुण में क्या होता है कि सारा का सारा पानी एक ही साथ गर्म होता है और एक ही साथ भाप में बदलना शुरू हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि नीचे का पानी ठंडा है या फिर ऊपर का पानी गर्म है, वहां पर सारे पानी का तापमान एक बराबर होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वहां पर सारा का सारा पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तब उसका वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कुछ सवाल थे जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं और उनका उत्तर किस तरह से करना है। तो आप ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।